आइए सुनते हैं मोनिका हलान की ये किताब लेट्स टॉक मनी। अध्याय 1 परिचय। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये डर, उम्मीद, आदतों और खामोशी से जुड़ा है। ज्यादातर लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये पूछते हैं कि क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। यहीं से ये किताब बातचीत शुरू करती है। ये किताब जल्दी अमीर बनने का वादा नहीं करती, इसके बजाय ये आपको असली जिंदगी की सच्चाई से जोड़ती है, यानी इनकम जो आती जाती रहती है, खर्च जो रुकते नहीं और चिंताएं जो चुपचाप मन में बैठी रहती हैं। मूल विचार सीधा है, पैसे को फैसलों की नहीं, एक सिस्टम की जरूरत है। लेखक कहती हैं कि पैसे की परेशानी दिमाग की कमी नहीं है, ये क्लैरिटी और स्ट्रक्चर की कमी है। छोटे शांत फैसले बड़े नाटकीय कदमों से बेहतर होते हैं। ये किताब अमीर बनने की नहीं, शांत, आत्मविश्वासी और नियंत्रण में रहने की है। आप यहाँ पैसे के पीछे नहीं भागते, आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपको आजादी से जीने देता है। अध्याय 2 मनी, माइंडसेट और कैश फ्लो स्ट्रक्चर। ज्यादातर पैसों की समस्या गलत निवेश से शुरू नहीं होती। नमस्कार वे दोस्तों। भ्रम, चुप्पी और एक सही स्ट्रक्चर की कमी से शुरू होती है। हम पैसों को टुकड़ों में सोचते हैं, जैसे रिटर्न्स, टैक्स, दोस्तों की सलाह, लेकिन पूरी तस्वीर कभी नहीं देखते। पैसा कोई प्रोडक्ट्स का ढेर नहीं, बल्कि एक प्रणाली यानी सिस्टम है। लेखक समझाती हैं कि आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को एक मनी बॉक्स की तरह देखना चाहिए। आपकी कमाई इस बॉक्स में आती है, रोजमर्रा के खर्चों के लिए बाहर जाती है, और जो बचता है उसे सुरक्षा और विकास के लिए सही दिशा में भेजना जरूरी होता है। आम गलती ये है कि लोग पहले ये सोचते हैं कि कहाँ निवेश करें, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि पैसा अंदर कैसे आ रहा है, बाहर कैसे जा रहा है और सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है। पहला कदम है पैसों को एक धुंधले ढेर की तरह देखना बंद करना। जब कमाई और खर्च आपस में घुल मिल जाते हैं तो पैसा चुपचाप खत्म होता रहता है। तब बचत असंभव लगने लगती है, चाहे आय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसका समाधान हर रुपए का हिसाब लिखना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैश फ्लो स्ट्रक्चर बनाना है जो अपने आप खर्च और बचत को अलग कर दे। इसका प्रैक्टिकल तरीका है पैसे को उसके पर्पस के अनुसार बांटना। आय पहले एक जगह आती है और फिर 2 साफ रास्तों में बंट जाती है, खर्च और बचत। खर्च का पैसा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए होता है, जैसे किराया, EMI, खाना, बिल, जीवन शैली से जुड़े खर्च। बचत का पैसा भविष्य के काम के लिए होता है। इसे लालच और तुरंत खर्च से दूर रखना जरूरी है। जब पैसे को नाम और काम दिया जाता है तो दिमाग उन सीमाओं का सम्मान करता है। ये सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि ये रोज रोज निर्णय लेने की थकान खत्म कर देता है। आपको हर दिन ये नहीं सोचना पड़ता कि बचत करें या खर्च। ये फैसला महीने की शुरुआत में ही हो जाता है। समय के साथ आपको साफ दिखने लगता है कि आप वास्तव में कितना खर्च करते हैं, कितनी बचत संभव है और कहाँ बदलाव की जरूरत है। ये ढांचा आपकी जीवन शैली पर सवाल नहीं उठाता, बस सच्चाई दिखाता है। लेखक ये भी बताती है कि बिना उद्देश्य के पड़ा हुआ कैश सुरक्षा नहीं होता। ऐसा पैसा या तो अचानक खर्च हो जाता है या डर और दबाव में गलत फैसलों की ओर चला जाता है। जब कैश फ्लो व्यवस्थित होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास डर को कम करता है और कम डर बेहतर फाइनेंशियल फैसलों की ओर ले जाता है। ये अध्याय इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है। पैसा बढ़ने से पहले उसे अनुशासित होना चाहिए। जब एक बार आपकी आय, खर्च और बचत का स्ट्रक्चर साफ हो जाता है, तब आगे की हर फाइनेंशियल सलाह काम करने लगती है। इसके बिना
सबसे अच्छी निवेश रणनीति भी असफल हो सकती है। एक मजबूत कैश फ्लो सिस्टम पैसों को तनाव का कारण बनने से रोकती है। ये आपकी जिंदगी को चलने देती है, जबकि आपकी फाइनेंशियल व्यवस्था चुपचाप पीछे काम करती रहती है और साल में बस कुछ बार ध्यान मांगती है। आप अगले अध्याय में सीखेंगे कि सुरक्षा कैसे आपको निडर होकर निवेश करने की आजादी देती है। अध्याय 3, इमरजेंसी फंड और बीमा यानी इंश्योरेंस। ज्यादातर लोग लंबे समय के लिए पैसा लगाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई तो। यही डर बचत को कम रिटर्न वाली जगहों पर रोके रखता है और पैसा बढ़ने नहीं देता। समाधान निवेश से बचना नहीं है, बल्कि ऐसी सुरक्षा परतें बनाना है जो मुश्किल समय में आपको संभाल सके। सबसे पहली और सबसे जरूरी सुरक्षा परत है इमरजेंसी फंड। इसे फाइनेंशियल सीट बेल्ट की तरह समझिए। उम्मीद है कि इसकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन जब अचानक कुछ होता है, जैसे नौकरी जाना, मेडिकल समस्या, पारिवारिक संकट, तो यही आपको बिखरने से बचाता है। इसके बिना छोटी सी परेशानी भी कर्ज में धकेल सकती है या आपको लंबे समय के इन्वेस्टमेंट को गलत समय पर तोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। इमरजेंसी फंड सिर्फ अनप्लान्ड घटनाओं के लिए होता है। ये छुट्टियों, घर की डाउन पेमेंट या जीवन शैली सुधार के लिए नहीं है। इसका एक ही काम है, तनाव के समय आपको समय और मेंटल क्लैरिटी देना। जब आपको पता होता है कि कुछ महीनों के जरूरी खर्च कवर हैं, तो आप घबराहट में नहीं बल्कि शांति से फैसले लेते हैं। आपको कितने पैसे की जरूरत है, ये आपकी जीवन स्थिति पर निर्भर करता है। 2 कमाई वाले और बिना डिपेंडेंट वाले परिवार का जोखिम कम होता है, जबकि सिर्फ एक कमाने वाले परिवार EMI और डिपेंडेंट्स के साथ ज्यादा जोखिम में होते हैं। सामान्य नियम के तौर पर 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च कवर करना अधिकांश लोगों के लिए ठीक रहता है, जबकि ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में इससे अधिक रखना बेहतर होता है। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, पर्याप्त सुरक्षा है। ये पैसा कहाँ रखा जाए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये आसानी से उपलब्ध यानी लिक्विड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और रोजमर्रा के खर्च से अलग होना चाहिए। इसे ना तो साधारण सेविंग अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए, जहां महंगाई धीरे धीरे इसे खा जाती है, और ना ही इसे जोखिम भरे या बहुत लंबे समय के प्रोडक्ट्स में फंसाना चाहिए। यहाँ लिक्विडिटी रिटर्न से ज्यादा जरूरी है। जब आपातकालीन जरूरतें कवर हो जाती हैं, तो अगली सुरक्षा परत आती है बीमा यानी इंश्योरेंस। बीमा का उद्देश्य आपके मनी बॉक्स को बड़े झटकों से बचाना है, ना कि पैसा बनाना। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल खर्च अनिश्चित होते हैं और एक ही घटना में सालों की बचत खत्म कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस इस जोखिम को आपकी व्यक्तिगत फाइनेंशियल जिंदगी से बाहर कर देता है। सिर्फ ऑफिस से मिलने वाले बीमा पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। नौकरी बदलती है, कंपनियां स्ट्रक्चर बदलती हैं और कई बार कवर उसी समय खत्म हो जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा कंटिन्यूटी और नियंत्रण देता है। ध्यान पर्याप्त कवर, साफ शर्तों और भरोसेमंद क्लेम सेटलमेंट पर होना चाहिए, न कि सिर्फ सबसे सस्ते प्रीमियम पर। लेखक बताती हैं कि बीमा प्रोडक्ट्स जानबूझकर मुश्किल बनाए जाते हैं और ये जटिलता अक्सर उपभोक्ता के खिलाफ जाती है। दिखने में एक जैसी पॉलिसियां क्लेम के समय बिल्कुल अलग व्यवहार कर सकती हैं। सब लिमिट्स, एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड और कोपे जैसी शर्तें भुगतान को काफी कम कर सकती हैं। इन बुनियादी बातों को समझना आपको मुश्किल समय में झटकों से बचाता है। आपातकालीन फंड और सही बीमा झटके सोखने वाले उपकरण की तरह काम करते हैं। ये आपकी बचत को बचाते हैं, घबराहट में लिए गए फैसलों से रोकते हैं और आपको लंबे समय के बारे में आत्मविश्वास के साथ सोचने की ताकत देते हैं। सुरक्षा विकास की दुश्मन नहीं है,
वही विकास की नींव है। आप अगले अध्याय में सीखेंगे कि क्यों जीवन बीमा को सही तरह से समझना भावनात्मक रूप से कठिन होने के बावजूद फाइनेंशियल रूप से सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। अध्याय 4, जीवन, मृत्यु और फाइनेंशियल जिम्मेदारी। जीवन बीमा सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक है, क्योंकि इसे अक्सर गलत कारणों से खरीदा जाता है। लोग इसे टैक्स बचाने, ऊंचे रिटर्न्स या किसी जान पहचान वाले के जोर देने पर ले लेते हैं। असली कारण शायद ही कभी साफ बताया जाता है। लेखक स्पष्ट कहती हैं कि जीवन बीमा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अगर आप अचानक नहीं रहें तो आपके परिवार की फाइनेंशियल जिंदगी सुरक्षित रहे। ये अध्याय एक असहज लेकिन जरूरी सवाल पूछता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार का फाइनेंशियल भविष्य क्या होगा? भावनात्मक नुकसान के अलावा एक तुरंत फाइनेंशियल खालीपन बन जाता है। मासिक आय रुक जाती है लेकिन खर्च नहीं रुकते। ईएमआई, किराया, स्कूल फीस, रोजमर्रा के खर्च और भविष्य के लक्ष्य वैसे ही चलते रहते हैं। जीवन बीमा का काम इस आय को रिप्लेस करना है ताकि परिवार शोक के समय आर्थिक कठिनाई का सामना ना करे। एक बड़ी गलती ये होती है कि लोग बीमा और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज में मिला देते हैं। जो प्रोडक्ट सुरक्षा और रिटर्न दोनों का वादा करते हैं, वे अक्सर दोनों ही काम ठीक से नहीं करते। इनमें कवरेज कम होती है, रिटर्न कमजोर होता है और पैसा लंबे समय तक लॉक हो जाता है। सुरक्षा और वेल्थ क्रिएशन दो अलग काम हैं और इनके लिए अलग अलग साधन होने चाहिए। जीवन बीमा को समझने का सही तरीका है निर्भरता यानी डिपेंडेंसी। अगर आपकी आय पर कोई निर्भर नहीं है तो शायद आपको जीवन बीमा की जरूरत ना हो, लेकिन अगर जीवन साथी, बच्चे या माता पिता आपकी कमाई पर निर्भर हैं, तो आपको ये हिसाब लगाना होगा कि आपके ना रहने पर उन्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसमें रोजमर्रा के खर्च, लोन्स, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की बुनियादी सुरक्षा शामिल होती है। जीवन बीमा मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी की प्लानिंग है। कवरेज इतनी होनी चाहिए कि बड़े फाइनेंशियल झटकों को सह सके और स्ट्रक्चर इतना सरल हो कि बिना उलझन के काम करे। चीजों का मुश्किल होना बेचने वालों को फायदा देती है, परिवार को नहीं। साफ शर्तें, पर्याप्त कवरेज और लंबे समय तक वहन करने योग्य प्रीमियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और अनदेखा पहलू है उद्देश्य यानी इंटेंट। जीवन बीमा खरीदना भावनात्मक ईमानदारी मांगता है। ये आपको उस स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिससे लोग बचना चाहते हैं, लेकिन बातचीत से बचने से जोखिम खत्म नहीं होता, बस बोझ पीछे छूटने वालों पर चला जाता है। सही जीवन बीमा डर का नहीं, देखभाल का काम है। जब सही तरीके से चुना गया हो तो जीवन बीमा चुपचाप बैकग्राउंड में रहता है। आप इसके बारे में रोज नहीं सोचते और उम्मीद करते हैं कि कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन जब इसकी जरूरत होती है तो ये सबसे नाजुक समय में बिना किसी नाटक के अपना काम करता है। अब जब इमरजेंसी सेफ्टी और लाइफ रिस्क स्पष्ट हो चुके हैं तो आपके फाइनेंशियल सिस्टम की नींव मजबूत हो जाती है। सुरक्षा और जिम्मेदारी तय होने के बाद ही विकास की ओर बढ़ना समझदारी है। आप अगले अध्याय में सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स या टिप्स से नहीं, बल्कि जोखिम, समय और व्यवहार को समझने से शुरू होता है। अध्याय 5, इन्वेस्टिंग को आसान बनाना। निवेश यानी इन्वेस्टिंग अक्सर डरावना इसलिए लगता है क्योंकि इसे जटिल शब्दों में भविष्यवाणियों और लगातार गतिविधि से भरी दुनिया की तरह पेश किया जाता है। इससे ये भ्रम बनता है कि निवेश सिर्फ विशेषज्ञों या रोज बाजार देखने वालों के लिए है। वास्तव में इन्वेस्टिंग बुद्धि से ज्यादा व्यवहार, धैर्य और स्ट्रक्चर का खेल है। पहला बदलाव ये समझना है कि आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग दूसरों से आगे निकलने या अगला बड़ा मौका ढूंढने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य ये है
कि आपका भविष्य का पैसा समय के साथ बढ़े, ताकि वो उन लक्ष्यों को सहारा दे सके जिन्हें सिर्फ आय से पूरा नहीं किया जा सकता। सुरक्षा और संरक्षण तय हो जाने के बाद निवेश समय के साथ एक लॉन्ग टर्म साझेदारी बन जाता है। जोखिम यानी रिस्क को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। ज्यादातर लोग जोखिम को परमानेंट लॉस मान लेते हैं, जबकि असली जोखिम ये है कि पैसा पर्याप्त ना बढ़े और लक्ष्य पूरे ना हो। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव जोखिम नहीं होते, वे सामान्य होते हैं। जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि आपको पैसे की जरूरत कब है। जितना लंबा समय उतना ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता, क्योंकि समय अस्थिरता को संतुलित कर देता है। एक और आम गलती ये है कि लोग एसेट के बजाय प्रोडक्ट्स पर ध्यान देते हैं। प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं, मार्केटिंग बदलती रहती है, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा वही रहता है। मोटे तौर पर पैसा या तो वृद्धि केंद्रित यानी ग्रोथ ओरिएंटेड संपत्तियों में जाता है या स्टेबिलिटी ओरिएंटेड संपत्तियों में। वृद्धि वाली संपत्तियां अधिक उतार चढ़ाव दिखाती हैं, लेकिन लंबे समय में धन बनाती हैं। स्थिर संपत्तियां बैलेंस देती हैं और पूंजी की रक्षा करती हैं। लेखक बताती हैं कि सादगी गतिविधि से बेहतर है। बार बार खरीद बिक्री नियंत्रण का भ्रम देती है, लेकिन अक्सर गलत समय और लागत की वजह से रिटर्न घटा देती है। अच्छे इन्वेस्टिंग फैसले आमतौर पर उबाऊ होते हैं। इनमें सही एलोकेशन चुनना, नियमित निवेश करना और समय को अपना काम करने देना शामिल होता है। यहाँ अनुशासन भविष्यवाणी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। निवेश को आपकी जिंदगी के अनुरूप होना चाहिए, न कि आपकी जिंदगी उस पर घूमे। उद्देश्य ये है कि एक ऐसी प्रणाली बने जो अधिकतर अपने आप चले, सिर्फ कभी कभार ध्यान मांगे। ऑटोमेशन भावनात्मक गलतियों को कम करता है और हर मार्केट साइकिल में व्यवहार को स्थिर रखता है। जब निवेश रोमांचक की बजाय नियमित बन जाता है तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। अंत में निवेश तब बेहतर काम करता है जब अपेक्षाएं रियलिस्टिक हों। ये रातों रात सारी समस्याएं हल नहीं करता। ये जल्दबाजी नहीं, निरंतरता को इनाम देता है। जब आप समय का सम्मान करते हैं, जोखिम को सही तरह समझते हैं और चीजों को सरल रखते हैं, तो निवेश डर का कारण नहीं रहता, बल्कि एक शांत और भरोसेमंद प्रक्रिया बन जाता है। आप अगले अध्याय में सीखेंगे कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश साधन एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। अध्याय 6, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। इक्विटी का मतलब है बिजनेस में हिस्सेदारी। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप न तो पैसा उधार दे रहे होते हैं और न ही सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव के पीछे भाग रहे होते हैं। आप आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के भागीदार बनते हैं। लंबे समय में इक्विटी धैर्य को इनाम देती है, क्योंकि व्यवसाय बढ़ते हैं, खुद को बदलते हैं और वैल्यू बनाते हैं। रास्ते में दिखने वाला उतार चढ़ाव असफलता का संकेत नहीं, बल्कि विकास में भागीदारी की कीमत है। इक्विटी के साथ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इसे शॉर्ट टर्म जुए की तरह देखा जाता है। जब उम्मीदें जल्दी मुनाफे से जुड़ जाती हैं, तो सामान्य बाजार हलचल भी खतरे जैसी लगने लगती है। इक्विटी तब सबसे अच्छा काम करती है जब इसे लॉन्ग टर्म गोल्स से जोड़ा जाए, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। समय ही अनिश्चितता को अवसर में बदलता है। म्यूचुअल फंड इस सफर को आसान बनाने के लिए होते हैं। अलग अलग शेयर चुनने या बाजार को टाइम के बजाय म्यूचुअल फंड पैसा इकट्ठा करके एक तय रणनीति के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। ये विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, चयन का बोझ कम करते हैं और कम रकम से भी नियमित निवेश की सुविधा देते हैं। इनकी असली ताकत रोमांच में नहीं, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी में है। अलग अलग प्रकार के फंड अलग भूमिकाएं निभाते हैं। इक्विटी फोकस्ड फंड ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, जबकि
डेट फंड स्थिरता देते हैं। यहाँ लक्ष्य सबसे अच्छा फंड ढूंढना नहीं, बल्कि उस भूमिका के अनुसार फंड चुनना है जो वो आपकी वित्तीय जिंदगी में निभाने वाला है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बाजार की प्रेडिक्शंस पर नहीं बनता। ये लक्ष्यों, समय सीमा और असहज दौर में निवेश बनाए रखने की आपकी क्षमता पर बनता है। बहुत ज्यादा इक्विटी तनाव पैदा करती है, बहुत कम इक्विटी पछतावे को जन्म देती है। संतुलन पर्सनल होता है और जीवन के साथ बदलता रहता है। यहाँ भी सादगी महत्वपूर्ण है। कुछ चुने हुए अच्छे फंड जिन्हें लंबे समय तक रखा जाए, अक्सर टिप्स और डर से भरे फंडों के ढेर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कभी कभार रिव्यू करना और जरूरत पड़ने पर रीबैलेंसिंग करना काफी होता है। जब इक्विटी और म्यूचुअल फंड सही तरीके से उपयोग किए जाते हैं तो वे जोखिम भरे नहीं लगते, बल्कि उद्देश्यपूर्ण महसूस होते हैं। वे ऐसे औजार बन जाते हैं जो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करते रहते हैं, जबकि आप अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। अध्याय 7 सारांश। अब पैसों की आवाज थोड़ी धीमी लगनी चाहिए, इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि अब आपके पास उनसे निपटने का तरीका है। आपने सीखा कि विकास से पहले सुरक्षा, कार्रवाई से पहले स्पष्टता और प्रोडक्ट से पहले प्रणाली जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव ये है, जब पैसा व्यवस्थित होता है तो भावनात्मक बोझ हल्का हो जाता है। लेखक याद दिलाती हैं कि कैश फ्लो नियंत्रण देता है, सुरक्षा आत्मविश्वास देती है, निवेश समय को काम करने के लिए देता है, सादगी मानसिक शांति देती है। अच्छी फाइनेंशियल जिंदगी को रोज ध्यान नहीं चाहिए, उसे बस कभी कभार देखभाल और लंबे समय का धैर्य चाहिए। लेखक कहती हैं, जब पैसा व्यवस्थित होता है तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। ये सफर किसी और की योजना कॉपी करने का नहीं है, ये आपका अपना मनी बॉक्स बनाने का है, आपके लक्ष्यों, जोखिम और मूल्यों के अनुसार। यही वो जगह है जहां पैसा अदृश्य हो जाता है और तभी वो सच में काम करना शुरू करता है। आप सुन रहे थे लेट्स टॉक मनी, जिसके लेखक हैं मोनिका हलान। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो ऐप स्टोर पर हमें 5 स्टार देकर अपना प्यार बनाए रखें। सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।